नमस्कार, कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। साल 1998 में एक फिल्म रिलीज हुई फायर। विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि फिल्म में समलैंगिकता को ग्लोरीफाई किया गया है। 18 साल बाद यानी 2016 में आरएसएस के मौजूदा सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि समलैंगिकता को लेकर जो आरएसएस का दृष्टिकोण है उसमें वो किसी तरह की इस तरह की हिंसा के या किसी के शोषण के खिलाफ है। और ये वो समय था जब समलैंगिकता अपराध था और इसके लिए 10 साल की सजा थी। ठीक ऐसा ही बदलाव 2024 के दिसंबर में देखने को मिला, या ये इसकी पृष्ठभूमि तो नवंबर से शुरू हो गई, जब संघ प्रमुख ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में जो लोग भी मंदिर तलाशने के लिए हर मस्जिद को खोदने की बात कर रहे हैं या मस्जिद के भीतर झांक रहे हैं, उन्हें इस देश के कम्युनल हार्मोनी या सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक ऐसा एक और इसके बरक्स एक और बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। दिल्ली में जो लोग भी झंडे वालान गए होंगे उनको याद होगा कि झंडे वालान में एक बिल्डिंग थी, उदासीन आश्रम तक करके, वो आरएसएस का दफ्तर हुआ करता था। अब उसकी जगह पे केशव कुंज की जो नई बिल्डिंग है वो शायद किसी 5 स्टार या 7 स्टार दफ्तर की तरह नजर आती है। 5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है दफ्तर। भाजपा के जो मौजूदा मुख्यालय है उससे होड़ देता है। और कई बार कहा जाता है कि आरएसएस में यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो नजर आ रहा है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ निरपेंद्र चारवाक जी हैं। संघ में भीतर घट रहे तमाम बदलावों पर निरपेंद्र चारवाक जी से हम बात करेंगे। निरपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या लगता है, संघ में किस स्तर पे आप बदलाव को घटते देख रहे हैं? रुपेश जी, देखिए, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूं, तो मेरे अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा आरएसएस का वो रहेगा। और तो हो सकता है मैं जो भी बोलूं तो आपको थोड़ा सा लगे कि मैं पक्ष लेता हुआ सा लग रहा हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। सन 1925 में जब से आरएसएस फॉर्म हुई, जिन वजहों से हुई, जिन कारणों से हुई, वो बाद में हम लोग बात कर लेंगे। वो धीरे धीरे काफी समय तक अंग्रेजों का ही शासन रहा हमारे यहाँ। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई वो एंटी आरएसएस रही, और एक दो बार बैन भी किया गया आरएसएस को कि ये कम्युनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फिर क्योंकि आरएसएस का जो संगठन था हिंदूवादी होने की वजह से, राष्ट्रवादी होने की वजह से जड़ें तो बहुत नीचे तक थी, तो इसको बहुत देर तक बैन नहीं कर पाए और चीजें चलती रही। एक्चुअली दिस इज ये पॉलिटिकल कम थिंक टैंक भी है, और थिंक टैंक होने की वजह से इसमें बदलाव आते ही रहेंगे। ये समय के साथ अपने आप को ढालेगा। 27 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे आरएसएस के, और आरएसएस का जो चेहरा है, जो चरित्र है, वो इस तरीके का है कि वो जैसा समय होता है, जैसा काल होता है, उस हिसाब से अपने आप को ढालता रहता है। यहाँ पर जो भी कोई भी डिसीजन, कोई भी बात जब भी की जाती है तो उसके पीछे बहुत ठोस प्रमाणों के साथ बहुत सारे जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं। आप देखिए, जो बयान आते हैं, चाहे वो सर संचालक के हों, चाहे वो किसी और जिम्मेदार व्यक्ति के हों, वो आप पिछले 50 सालों से, 50 से 25 सालों से आप देख लीजिए, कहीं इंक्लूसिव बयान आ रहे हैं आरएसएस के। कभी एक्सक्लूसिव बयान नहीं आते कि मुस्लिम अलग हो जाएंगे या हम हिंदू ही वादी हैं। वो जैसे आपने कहा कि वो हर मस्जिद को टटोलना ठीक नहीं है कि उसके अंदर मंदिर है कि नहीं है। तो ये सोच कहीं ना कहीं डेवलप हुई है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि आज की डेट में अगर 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं तो इनको निकाला नहीं जा सकता, निकाल के कहाँ फेंक देंगे। और ये कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो तरीका यही है कि इनको इंक्लूड किया जाए, इनको ये बताया जाए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं और हम आपके लिए काम करते हैं। जब कोई आपदा होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम खड़े होते हैं, और हम ये लोग उन सब चीजों को सर्कुलेट करते हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं कि जब भूकंप आता है, आग लगती है, कुछ होता है, तो जो कार्यकर्ता होता है, स्वयंसेवक होता है, वो सबसे पहले आता है। और वो ये नहीं सोचता कि किसको वो बचा रहा है, किसको नहीं बचा रहा है, चाहे खाना देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सारी चीजें आरएसएस करती है। और आरएसएस का जो चरित्र है वो चरित्र समाज को एक साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि ये मालूम है उनको, राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि खाली खोखला राष्ट्रवाद, जोर जोर से जय हिंद, जय माता, जय भारत माता और वंदे मातरम कहना। उनको मालूम है ये जो भावना है ये इनकलकेटेड होनी चाहिए, इनबिल्ट होनी चाहिए। इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, शोर मचाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आरएसएस मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसने बहुत सारे थपेड़े झेले हैं और थपेड़े झेलते झेलते आया है यहाँ तक।
आज करीब जी 55 लाख के आसपास सदस्य हैं इसमें आरएसएस में, 55 से 60 के बीच में सदस्य हैं। और शाखाओं की संख्या कम नहीं हुई है रुपेश जी। प्रॉब्लम यह है कि आप जब सो के उठते हैं तब शाखा खत्म हो चुकी होती है। आप अगर पार्कों में जाएं तो आप अभी भी जाइए, देखिए 6 बजे शाखा लग जाती है और 6 से साढ़े 6 7 के अंदर, हाँ समय जरूर उन्होंने कम किया, पहले काफी देर तक होता था, अब उन्होंने समय कम किया क्योंकि लोगों के पास अपने काम है। और मैं तो जाता हूं, मैं तो निकलता हूं, देखता हूं तो यंगस्टर्स भी बहुत ज्वाइन करते हैं, आते हैं, कुछ दूर से बैठ के देखते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये एक धार्मिक टाइप का मामला है। अब ट्राउजर्स भी अब खाकी नेकर नहीं चलती है, अब ब्राउन कलर की ट्राउजर्स भी इनके यूनिफॉर्म में इंक्लूड हो गई है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज इसके भी पीछे साइंस बहुत सिंपल सी है कि ये जहां से शुरू हुआ था वो नागपुर था। नागपुर बहुत गर्म जगह है, भारत में आप जानते हैं बीचों बीच में पड़ता है। वहां जरूरत नहीं पड़ती थी कि ठंडक के कपड़े रखे जाएं या कुछ ऐसा पहना जाए, तो वहां पर ये सारे कपड़े 12 मास पहने जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उस समय इस चीज पर विचार नहीं किया। और अब धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नॉर्थ इंडिया में काफी ठंडक पड़ती है, जितना जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वो ठंडक थोड़ा पड़ती है। तो दिखने में भी जो है वो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मतलब लोगों को एक टाइप्ड हो गया है, लोग उस नजरिए से देखते हैं हाफ पैंट करके। हाँ, वो कहते तो भी इसी तरीके से, हाँ, चिढ़ाते भी है तो आरएसएस मैं वालों को। एक सवाल और नितिन भाई इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा कि आरएसएस का चरित्र बहुत समावेशी है, आरएसएस के बयान भी इस तरह के कभी नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर लोग, जो लोग आरएसएस को देखते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि आरएसएस दशानन की तरह है, उसके 10 सिर हैं। वो मुख्य वाला, मेन वाला सिर तो नहीं कुछ बोलता है, लेकिन उनके साथ बजरंग दल भी हैं, बजरंगी भी हैं, भीप भी है, भाजपा के भी तमाम चेहरे भी उन्हीं के मतलब एक तरह से उस अखिल भारतीय या एक बड़ा उस परिवार का हिस्सा है। तो उनको खुद तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके तमाम अनुषांगिक संगठनों की ओर से गाहे बगाहे इस तरह की बातें निकलती हैं, जो आरएसएस की मंशा और आरएसएस के जो आप जिस तरह की एक सद्भावना या उसके एक जो समावेशी चरित्र की बात कर रहे हैं, उस पर संदेह खड़ा करती है। मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा कि चूंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस में अब बहुत पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, बहुत दूसरे तरह का एक व्यक्तित्व आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं? एक्चुअली में मूल चरित्र वही है, लेकिन उनका भाषा, उनका जो एग्जीक्यूशन है, जो क्रियाकलाप है, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। जी रुपेश जी, पहली बात, जो पढ़े लिखे आ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? वो खुद डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे, कोई सड़क चलते कोई व्यक्ति नहीं थे। और उनके साथ जितने भी लोग थे, गुरुजी गोलवरकर थे, ये सब लोग, ये प्रबुद्ध लोग थे, ये समाज के एक बहुत ही स्टेब्लिश्ड बुद्धिमान लोग माने जाते थे और बुद्धिजीवी थे। इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़कर इसकी स्थापना की थी, और उसके पीछे जो भी कारण थे वो बात की बात है। तो जो आज लड़के आ रहे हैं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक, जैसे मैंने कहा, थिंक टैंक है। थिंक टैंक जब भी होगा कोई भी, तो वहां थिंक करने वाले ब्रेन्स चाहिए होंगे, वो वाले ब्रेन नहीं चाहिए होंगे जो खाली आकर बोले। बहुत सारे जिन ऑर्गेनाइजेशंस की आपने बात की, जो कुछ भी बोल देते हैं, अनर्गल वार्तालाप करते हैं, इधर उधर कोई भी बयान दे देते हैं, वो दे आर नॉट इन कंसल्टेशन विद आरएसएस। वो कभी भी बोल दिया और लगता है कि आरएसएस इनकी सरपरस्त है या सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं हाथ होगा। ऐसा नहीं होता। अंदर ही अंदर वो डांट भी खाते हैं, उनको बताया जाता है ये सब क्या बोल रहे हो आप, हमारा लाइन ऑफ स्टेटमेंट ये है, अब हम इस लाइन पर चल रहे हैं, आपको इसी लाइन पर चलना। और इधर देखिए, बहुत सारे बयान ऐसे आ भी नहीं रहे, जब आते हैं तो उनको चेक भी किया जाता है, वहां पर डांट पड़ती है अंदर से, उनको बताया जाता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरएसएस को आपने दशानन कहा, दशानन बहुत छोटी सी चीज है, इसे सहस्त्रानन है, ये हजारों चेहरे हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जिस भी नाम में अखिल भारतीय लग जाए, वो आरएसएस का ही विंग है। आप जानते हैं, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय फलाना, तो जितने भी अखिल भारतीय जहां भी लग जाता है, वो सारा का सारा आरएसएस का ही वो है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इंडिपेंडेंटली लेकिन कलेक्टिवली आरएसएस के साथ चलते हैं। और इन सबको ऑर्गेनाइज करना, आप समझ के देखिए, इन सबको ऑर्गेनाइज करना, इन सबको समझ, इनको एक साथ लेकर चलना, इनको मॉनिटर करना, एक अपने आप में संघ के बहुत सारे काम है। संघ का काम कार्यकर्ताओं से काम लेना, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कराना, जो स्वयंसेवक है उनको मोबिलाइज करना जिस समय जहां जरूरत है, उनसे कंट्रीब्यूशन लेना, उनसे अवेयरनेस फैलाना, इवन वो उनसे कैंपेन भी कराना,
वो कैंपेन भी कराते हैं उनसे जब इलेक्शन होता है तो, लेकिन वो डायरेक्ट कैंपेन नहीं कराते हैं। वो उनका मैंने कैंपेन देखा, मैं जौनपुर में था, मैंने देखा उनका जो कैंपेन होता है, वो आपके घर में आके रुकेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके यहाँ रुक सकते हैं अगर आप लाइक माइंडेड है तो, और वो आपको इस तरह की बातें बताएंगे कि जिससे आप मोटिवेट होंगे और आप 4 लोगों को और वो किससे सुनाएंगे जाके। तो उनका मैकेनिज्म बहुत ही वही श्रव्य परंपरा जो हमारी चली आ रही है, जो उसी परंपरा के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। इट इज very well thought organization, it is very sound in its execution of policies, जहां पर जो लोग सिर्फ एक मुखड़ा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों की साइकोलॉजी होती है, जो हमने सुन लिया वही व्हाट्सएप वाली बात है कि एक लाइन में जो लिख के दे दिया गया हम वही मान लेते, उसके पीछे क्या है, परिदृश्य क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से चीजें आ रही, वो हम नहीं जानते। लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम होगा आरएसएस बनी कैसे। आरएसएस बनने का कारण था कि हिंदू और राष्ट्रवादियों को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाने लग गया था। उनको वो खिलाफत मूवमेंट को साथ लेके गांधी जी चलने लग गए थे, जो कि एक बहुत ही अजीब सी घटना थी कि उस समय एक हिंदू एक ऐसी सिचुएशन में था जिस समय आरएसएस बना। हिंदू महासभा थी, मदन मोहन मालवीय जी थे, सारी चीजें थी, और कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस की स्थापना हुई। देखिए, जो सबसे बढ़िया चीज उसमें आरएसएस को इस तरीके से मत देखिए कि हिंदू हिंदू हिंदू, उसमें हिंदू बहुत कम है। आप खाली आरएसएस की जो प्रेयर है, अगर आप उसको नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगल्ये पुण्य भूमि तुदते पतते शिकायो नमस्ते नमस्ते। अब ये इसमें पूरे में कहाँ आपको हिंदू दिख रहा है? इसमें तो सिर्फ भारत को माता मानकर और उसकी पूजा करने की बात हो रही है, और कोई बात थोड़ी हो रही है। नरहरि नारायण भिड़े जी ने ये लिखी थी। नरहरि नारायण भिड़े जी उनके सहयोगी थे हेडगेवार सर के, और उन्होंने इसको लिखा था, और वो संस्कृत के प्रोफेसर थे खुद, और उन्होंने इसको संस्कृत में पूरा लिखा, सिर्फ भारत माता की जय जो लास्ट में वो हिंदी में है इसमें। तो हर चीज अगर आप खाली इस प्रेयर को याद कर ले, आप इसको समझ लें, तो ये पूरी की पूरी प्रार्थना जो है वो पूरा चरित्र बताती है आरएसएस का। इसमें बदलाव भी बताती है कि समय समय पर बदलाव आएंगे। हिंदू शब्द एक जगह पर सिर्फ यूज होता है, हे प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, बस वहां पर इसमें इस्तेमाल होता है, बाकी कहीं ऐसा हिंदू का, क्योंकि उस समय हिंदुओं का जो हालत थी बहुत बुरी थी। अंग्रेज जो थे वो इंक्लाइंड थे मुसलमानों की तरफ, उनको माइनॉरिटी समझते, वो उनकी तरफ इंक्लाइंड थे। भाजपा का तो हिंदू जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसमें हिंदू का मतलब भी अलग हो जाता है। वो तो हिंदू को एक तरह से ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी की तरह देखते हैं, और वो कहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति जो रहता है वो हिंदू ही है। तो ये तो सच है। देखिए, सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले जितने लोग हैं, सिंधु से हिंदू कैसे हुआ ये भी बहुतों को नहीं मालूम है। सा से सिंधु थी और हा कैसे हो गई। बहुत सारे अगर यूरोप में आप जाएं तो आप वहां के डायलेक्ट्स लिखते कुछ है और बोलते कुछ है। जैसे बहुत सारी जगहों पर थैंक यू को थैंक यू बोलते हैं। उसी तरह जब हूंस आए थे, हूंस, तो हूंस के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सिंधु ने सा नहीं बोल पाते थे, सा को वो हा बोलते थे, तो उन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया इसको। तब से लोगों को ये हिस्ट्री नहीं मालूम है, तो तब से इसका नाम हिंदुस्तान या हिंद के इस तरफ रहने वाले लोगों का पड़ा। तो हम लोग वहां से आते हैं, और हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ही है। हम एक्चुअली देखिए, हिंदू धर्म क्या है? सनातन है, जिसका न कोई जो न शुरू हुआ, जिसका न आदि है न अनंत है। तो न आदि है न अंत है, तो ऐसे धर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देयर इज नो, तो इसको डिफाइन किया नहीं जा सकता। ये मेन चीज ऐसी है कि यहाँ के जो इस हिस्से में रहने वाले लोग हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे वो, अच्छा मुसलमानों की अगर हम बात करें तो 95% मुसलमान तो कन्वर्टेड है। अब तो ये कहा जाएगा 95 से 98%, क्योंकि शायद जो उस जमाने में जो बाहर से आए होंगे, तुर्की थे या जो भी थे, अरब थे या अजरबैजानी थे, जो लोग भी थे, ये 1-2% रहे होंगे, उन्होंने आके यहाँ पर कन्वर्जन किया। तो अगर देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी, इवन जो बाकी के धर्म निकल के आए यहाँ पर, वो भी हिंदुइज्म से ही निकले, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिखिज्म हो, सारी चीजें यही। और आरएसएस सबको जी, जो संघ और संघ की जो अनंत शाखाएं हैं, वो एक तरह से विपक्ष में रहते हुए पुष्पित पल्लवित हुई। उनको सत्ता तो अब पिछले 10-15 या कुछ सालों से, अटल बिटल जी के समय के बाद से, उसके काफी लंबे समय से संघ का पूरा इतिहास रहा कि वो उस दौर में जब संघी होना एक तरह से गाली था, और देश में कहीं पे भी ऐसा फर्टाइल लैंड नहीं था जहां संघ को एक तरह से अनुकूल वातावरण मिले। तो बहुत प्रतिकूल वातावरण में संघ ने अपने आप को अपना विस्तार किया,
और उसमें आने वाले लोग भी वो लोग थे जो एक तरह से संघ के से स्वाभाविक संघी थे, या स्वाभाविक जो है संघ की विचारधारा से अलाइंड थे। जाहिर सी बात है, वरना कोई सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना चाहेगा, संघ के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा। लेकिन इधर हाल के वर्षों में बहुत से ऐसे लोग संघ से जुड़ रहे हैं जो मूलतः एक्चुअली में उनका पर्पज है संघ से जुड़ के बहुत कुछ एक तरह से सत्ता का पार्ट बनना, क्योंकि उनको पता है कि उनके बहुत से स्वार्थ भी हो सकते हैं और दूसरी चीजें भी। और मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2014 के पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, कुछ और हुआ करते थे, अब वो संघ में। और मैं जानता हूँ उन्होंने तमाम पद ले लिए, तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, मेरे तमाम मित्र हैं और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का हिस्सा है आज की डेट में। और पता नहीं क्या घालमेल है संघ, तो उनको मतलब उन्होंने संघ को बेवकूफ बनाया या संघ ने उनको बेवकूफ बनाया, मालूम नहीं क्या चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता का अपना चरित्र होता है, सत्ता खुद में पारस पत्थर होता है जो सब कुछ को बदल देता है, सबका चेहरा बदल देता है, सबका कैरेक्टर बदल देता है। क्या आपको नहीं लगता है कि संघ में के लोगों का जो एक साधना से बनते थे, जो धैर्य होता था, जो एक व्यक्तित्व होता था, जो एक खास तरह का, उनसे मिलते ही आपको लगता था कि हाँ ये तब क्या है, वो व्यक्तित्व अब तमाम संघ के जो नए लोग हैं उनमें मैं ये नहीं आ रहा हूँ कि ऐसा 100% हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए हैं जो कहीं रंगे पुते सियार टाइप को बोल सकते हैं, वैसे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रुपेश जी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं। मेरे तो ब्लड में आरएसएस है, क्योंकि मैंने बताया मेरे मतलब जो पहली कक्षा थी या जो नर्सरी केजी थी मैं वहीं से शुरू हुआ हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर से। तो लेकिन मैं कभी किसी संघ के किसी बड़े पदाधिकारी या किसी के पास कभी नहीं गया कि मुझे कुछ चाहिए या कुछ मुझे करना है। और मैंने बहुत सारे अपने जानने वालों को जो कि जिनकी विचारधारा ही नहीं है इस तरह की, उनको संघ में जुड़ते देखा और वो सवेरे जाके शाखा में भी खड़े होने लग गए और वो भगवा भी पहनने लग गए और वो अपनी गाड़ी के ऊपर भी संघ का सब लिखवाने लग गए और धीरे धीरे वो कुछ पा भी गए। लेकिन एक चीज है, ये सब तो होता ही, देखिए होता क्या है कि जब आपने कहा संघ को बेवकूफ बनाया, जी हाँ उन्होंने संघ को बेवकूफ बनाया, संघ बेवकूफ बना, क्योंकि संगठन को बढ़ना होता है, संगठन को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिससे कि कुछ चीजें आगे बढ़ सके वो, और कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट आते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी जिनकी पूरी भी हो जाती है। लेकिन एक मैंने बहुत क्लोजली देखा है संघ में, जैसे आपने कहा बड़े प्रबुद्ध लोग, तपे हुए लोग आते थे, सब था, आज भी वही है, आज भी है। जो लोग ये सब मलाई लूटने के लिए पहुंच जाते हैं, जो अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं या कुछ पा जाते हैं, उनको संघ में आज भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। अंदर सब जानते हैं ये लोग कैसे हैं, कौन है, सब अपॉर्चुनिटी के गुलाम है, किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से ये लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अदरवाइज इनके अंदर खुद कुछ नहीं है और उनको वो उन ठीक है आप पा गए वो जगह, लेकिन जो संघ में एक आपका कद होना चाहिए, आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते, आप नागपुर नहीं पहुंच सकते। आप अपनी जगह पर जहां पर भी आप प्रोफेसर बन गए, कुछ बन गए, वो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन की बात कर ली जाए कि आप मोहन भागवत जी से मिल लेंगे या आपको उस लेवल का कुछ आपका इंटरेक्शन होगा, वो नहीं होता। सब जानते हैं कि इनका इनका स्टेटस क्या है, ये आए थे एक अपॉर्चुनिटी। उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक कार्यक्रम में था, एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, तो मैं एक साथी से मिला। वो साथी मूलतः एक्चुअली में ये जो हम पोटैटो जो आलू वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र से आते थे। तो मुझे पता था उनके बारे में कि वो एक्चुअली में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और बहुत लाभ भी उन्होंने लिया है, ठीक ठाक घर परिवार के संपन्न व्यक्ति हैं। मैं संघ के उनको कार्यक्रम में देख के थोड़ा दंग रह गया। तो मैंने पूछा आप यहाँ कहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम क्या, आपको तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ मतलब वहां से मिला और आप बहुत संपन्न हो चुके हैं, सारी अच्छी स्थिति है, क्यों आ गए यहाँ पे? तो बताया कि बाबू ने मतलब उनके पिताजी ने बहुत अभाव की स्थिति से उनको बहुत अच्छी स्थिति में ला दिया। उनके पास लैंड भी है, घर में सारे के सारे सामान है जो जरूरत है, ठेका पट्टी भी मिल जाता था, गाड़ी खरीद लिया। लेकिन अब संकट है, गाड़ी पे तेल भराना है और तमाम टोल टैक्स में फ्री कराना है गाड़ी, तो उसके लिए वो अब यहाँ आ गए हैं। तो कहानी ऐसा है। तो मैं उस दृष्टि से पूछा था। जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी आपको। जी जी नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। ये देखिए, ये खाली वहीं की बात नहीं है। आप तो सभी कुछ देखते हैं, जानते हैं, आप तो पॉलिटिकल सर्कल में भी रहते हैं। मैं तो खाली ऑब्जर्व करता हूँ। मैं मुझे कुछ आता जाता ज्यादा है नहीं, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। ऐसे कह के मतलब मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ रुपेश जी की 10-90 चौराहे के पास या कहीं से भी देखिए,
एक समय होता था सिर्फ वही गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो मतलब जिनको सचमुच बड़ी गाड़ी कहते हैं, स्कॉर्पियो, इनोवा, सब जो निकलती थी, उस पर सिर्फ साइकिल के झंडे लगे होते थे। और अचानक से जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, साइकिल के 2-4 ही झंडे रह जाते हैं, सारे कमल के फूल हो जाते हैं। तो इतने कमल के फूल कहां से आ गए? वो पहले क्यों नहीं थे? वो कमल के फूल नहीं होते, वो साइकिल ही कन्वर्ट, झंडे तो एक उतार के दूसरा लगाना है। अच्छा, सेम चीज संघ के साथ भी होती है, क्योंकि सबको ये मालूम है संघ में एंट्री मुश्किल है, और संघ में अगर एंट्री हो गई तो बीजेपी में हर जगह एंट्री हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी भाई उनके ऑफशूट है, बीजेपी को ज्ञान देती है सबको। लोग अंदर इंटरनली ये भी कहा जाता है बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है, और सबकी सोच अलग है, लेकिन देखा जाए तो विचारधाराएं सेम है और ठीक भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई संघ आया, जनसंघ, संघ ने ही, संघ के लोगों ने ही जनसंघ बनवाया, जनसंघ के बाद बीजेपी बनी, तो ऐसे लोग रहेंगे। ये जो आपके मित्र थे जिनको पेट्रोल भरवाना था, टोल टैक्स फ्री कराना था, ऐसे लोग रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टोल टैक्स फ्री कराना होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं। संघ भी जानता है, ऐसी बात नहीं संघ नहीं जानता, संघ भी जानता है, लेकिन वही है कहीं ना कहीं आवश्यक बुराइयां होती है। बिल्कुल, और वो कुछ अवॉइड नहीं की जा सकती। कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जहां पर जरूरत, अब वही हो सकता है वो इतने सक्षम हो कि कोई रैली हो तो हो सकता है 200 लोग ले आए जो सज्जन आपके जानने वाले हैं, तो वो चाहे वो उनको भीड़ से मतलब होती उस समय, जिस समय चाहिए होती। तो ये सारी चीजें हो सकता है, कुछ अच्छे वोट कन्वर्ट करा दें, अच्छी कहीं मीटिंग करा दें, तो गिव एंड टेक है, लेकिन संघ में इतना नहीं जितना बाकी पार्टियों में है या बाकी जगहों पर है। संघ में एंट्री बहुत मुश्किल है। संघ में आपको कई जगहों पर तौला जाता है, कई जगह पर समझा जाता है आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। आप प्योर महत्वाकांक्षा से आ रहे हैं, लालच से आ रहे हैं, या क्या करके कुछ आप देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो बेवकूफ बना भी ले जाते हैं, और आप देखते भी होंगे आसपास अपने कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या काम निकाल रखे हैं। लेकिन अंतिम सवाल और आपसे, जी सॉरी, आप इसको मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा, संघ एक रिसर्च करने का विषय है। इस पर आईआईएम, आईआईटीज और बड़े बड़े संस्थानों को डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, संघ की कार्यशैली, संघ के डिपार्टमेंट्स कि कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या करते हैं, ये कैसे एक साथ एकजुट हो जाते हैं, संघ का जो सही मायने है, संघ का मतलब यूनियन, उसको ये कैसे निभाते हैं, वेलफेयर के साथ साथ, लोगों के वेलफेयर के साथ साथ ये जो भी चीजें, जो और घटनाएं होती हैं उस पर कैसे, और हायरार्की सिस्टम क्या है, नीचे का एक स्वयं सेवक कैसे ऊपर पहुंच जाता है, और वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करके आता है कि वो ऊपर पहुंच जाता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। और कोई सैलरी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती है, सबको अपने अपने हिसाब से काम करना है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलता है, और ये डोनेशन भी नहीं लेते, जनरली वो आम आदमी से डोनेशन नहीं लेते। बिल्कुल। मेरा एक अंतिम सवाल, मोदी बहुत बड़े हैं, ऐसा लगता है कि देश में उन्होंने जो एक लार्जर देन लाइफ एक तस्वीर बनाई है, हर चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि मोदी मतलब सब कुछ, मोदी मतलब इंडिया, इंदिरा के बाद शायद इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। एक समय था कि नागपुर का बड़ा खौफ था, वो दिल्ली के रेस कोर्स से लेके दिल्ली के सारे जितने एलीट क्लास जगह थे, वहां एक खौफ होता था। ये उसकी पिछली सरकारों में, मोदी के दौर में शायद चीजें बदल गई हैं। ऐसा लगने लगा है कि मोदी सबसे बड़े हो गए हैं, और कई बार मन में भी सवाल आता है कि मोदी, क्या संघ का दबाव मोदी पे भी चलता है? क्या आज भी संघ भाजपा को निर्देशित करने में, उसकी मॉनिटरिंग करने में, उसको रेगुलेट करने में उतना ही सक्षम है जितना पहले के दिनों में हुआ करती थी? क्या, मैं अंतिम सवाल है, मुझे पता है कि ये जो बातचीत है थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अंतिम सवाल में मैं छोटा इसको समझना चाहूंगा। क्या ऐसा लगता है कि अब भाजपा इतनी ताकतवर हो गई है कि वो आरएसएस के एक तरह से जो उसका एक मातृत्व, जो उसका एक इकोसिस्टम था, उससे बाहर निकलना चाहती है? हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहा जा रहा है कि इसका दुष्परिणाम भाजपा ने बहुत करीब से देख लिया है, और भाजपा कहीं ना कहीं अंदर से इस बात को अब समझ गई है कि संघ के बिना नौका पार नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इस पे कमेंट, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करते हैं। जी, ओवर टू यू। रुपेश जी, एक चीज ये समझ लीजिए, कभी भाजपा और आरएसएस अलग नहीं हो सकते। ये जो मीडिया में जो खबरें आती हैं कि वो उनकी सुन नहीं रहे, नागपुर का दबदबा कम हो गया है, ऐसा हो गया,
हर चीज आपस में बात करके होती है। यहाँ पर एक तबका है, एक धड़ा है बीजेपी में, जिसका काम ही है संघ के संपर्क में रहकर उनकी विचारधाराओं को समझते हुए उसी हिसाब से पॉलिसीज पर काम करना, उसी हिसाब से चीजों को बनाना। और उस संघ को भी मालूम है कि अब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है बीजेपी, उसको एक लिबर्टी देनी चाहिए, हर समय दबाव में नहीं रखना चाहिए। तो दोनों चीजों का समन्वय बन चुका है, दोनों चीजों का समन्वय बन चुका है। बस एक जैसा होता है ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क दे दिया गया आरएसएस की तरफ से कि भाई हमारी सोच ये है, देख लीजिए क्या क्या आप इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मोदी को उन्होंने बिल्कुल खुली छूट दी हुई है आरएसएस ने, क्योंकि मोदी भी आप जानते हैं शाखा में ही थे, और इन मोहन भागवत जी के पिताजी से उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे, वहां से मतलब इनका काफी पुराना इनसे वो है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा एक्चुअली होता क्या है, आप आरएसएस में नहीं है इसलिए इस चीज को नहीं समझते, क्योंकि मैं हूं तो मैं समझता हूं इस चीज को कि मैं आरएसएस की शाखा में नहीं जाता हूं, या मैं कट्टर आरएसएस वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मैं एज अ पर्सन मुझे कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं और नागपुर से मेरा झगड़ा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नागपुर इज इन माई ब्लड। फिर उसके बाद मैं आगे सारी चीजें चलाऊंगा, फिर जो भी चल रही है सब नागपुर। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें हो जाती है, वो चार बर्तन होते खटकते हैं, या किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो बुरी भी लगती है, लेकिन फाइनली मेच्योर हैं, बड़े हैं, वयस्क हो चुके हैं सारे के सारे, हमको मालूम है कि हमको क्या करना है। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे दिया गया कि भाई इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, आरएसएस का विजन हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म होता है, आने वाले 100 साल के लिए होगा, 200 साल के लिए होगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है वहां पर, सब कुछ 100 साल के लिए। वहां पर सीधी सी जो अभी हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, 2047 में, सॉरी 47 में, जब हम 100 साल हमारे आजादी के हो जाएंगे तो हम विकसित भारत हो जाएंगे। तो ये सब फ्रेमवर्क पहले से बने हुए हैं, सारा का सारा काम पहले हो चुका है। अब आपको पता नहीं होगा कि अभी आरएसएस की एक रिपोर्ट थी कि 2000 मतलब जब ये सदी खत्म हो रही होगी तो भारत की आबादी कितनी होगी, उसके हिसाब से हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कैसे हम काम कर रहे होंगे, कितने बूढ़े हो जाएंगे, कितने जवान रहेंगे, एवरीथिंग हैज बीन कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों समन्वय से चलते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। मीडिया को कुछ ना कुछ चाहिए होता है दिखाने के लिए, तो मीडिया का तो भाई सबको अपने अपने अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो कोई ना कोई मुद्दा निकाल ही लिया जाता है। बहुत बहुत आपने ठीक बात आप कह रहे हैं। तो नितिन भाई, इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत शानदार बातचीत रही है, हम लोग इस बातचीत को थोड़ा छोटा रखना चाहते थे, उसके बावजूद भी लगभग 30 मिनट के आसपास बातचीत हो चुकी है। विपिन भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दर्शकों से आग्रह है कि कोजागरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग दें। विपिन भाई, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।